हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आईडीटी वंस अगेन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2025 में पूछे गए थे फिज़िक्स के, वो डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है, अगर आप न्यू हो इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ा आइडिया मिलता है, बेस मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। अभी एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, जून में आपका एग्ज़ाम है। तो अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी प्रैक्टिस को अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पर वन बाय वन जो भी ईयर वाइज आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे 2025 का जो ये क्वेश्चन पेपर है फिज़िक्स पोर्शन का, जो फिज़िक्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिस करा रही हूँ। बिकॉज फिज़िक्स में काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। बच्चों का बायोलॉजी और केमिस्ट्री पोर्शन तो अच्छा होता है, इंग्लिश में भी ठीक ठाक कर लेते हैं, बट फिज़िक्स में पता नहीं क्यों ऐसा मेंटालिटी होती है कि फ़िज़िक्स टफ होती है, ऐसा है, ये है, वो है। उस चक्कर में हम काफ़ी क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से भी गलत कर देते हैं। ऑल्दो इतना टफ पेपर भी नहीं आता है, एवरेज क्वेश्चंस आते हैं। वो बात अलग है कि हाँ, अब हर साल थोड़ा थोड़ा करके जो पेपर का लेवल है वो अपग्रेड होता जा रहा है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन को भी उस लेवल तक ही रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो है, फैराडेज सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन। फैराडे का जो सेकेंड लॉ था वो किस पर बेस्ड था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर, फैराडेज फर्स्ट लॉ पर, या फिर मैक्सवेल्स इक्वेशन, या फिर लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। जो फैराडे का सेकेंड नियम था वो उसके पहले ही नियम पर बेस्ड था। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यंग्स मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज। यंग्स मॉड्यूलस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसकी यूनिट्स दी गई हैं, जैसे कि स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन बाय स्ट्रेस, फोर्स इनटू एरिया। ठीक है। जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो साइड बाय साइड ये हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हो। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बिकॉज जो यंग मॉड्यूलस की जो यूनिट होती है वो यही होती है, इसीलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि तनाव अपॉन विकृति। ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट हैपेंस टू मैग्नेटिक फ्लक्स इफ द रेडियस इज डबल। मैग्नेटिक फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए? ठीक है। तो ऑप्शन है, फ्लक्स बिकम हाफ, आधा हो जाएगा, फ्लक्स बिकम्स डबल, डबल हो जाएगा, या फिर 4 टाइम्स, और रिमेन्स अनचेंज्ड। तो उसके लिए पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे डिनोट करते हैं, इस इक्वल्स टू होता है बी इंटू ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। जहाँ पर एरिया, ए फॉर एरिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो हम कह रहे हैं रेडियस को हम डबल कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये रेडियस का स्क्वायर है, तो अगर रेडियस डबल होगी तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू 4 टाइम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी 4 टाइम्स हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज फ्लक्स, सॉरी, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा सी, दैट इज फ्लक्स बिकम 4 टाइम्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। जो हमारी पलायन वेग होता है वो किसके बीच में रिलेशनशिप को शो करता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड रेडियस, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सी, दैट इज एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। बिकॉज हमें पता है एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग और कक्षीय वेग। ठीक है। तो ये जो आंसर है आपका ऑप्शन वो करेक्ट है। फिर है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है इन्फिनाइट, जीरो, इक्वल टू द रेडियस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए, इन्फिनाइट, अनंत। जो प्लेन मिरर होता है उसका जो फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनाइट यानी अनंत होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज ईएमएफ जनरेटेड। ईएमएफ जो है वो कब उत्पन्न होता है? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कब जनरेट होती है? तो ऑप्शन गिवन है, व्हेन फ्लक्स इज कांस्टेंट, अगर जो ये फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे, या फिर जो फ्लक्स है वो चेंज होता रहे, या फिर देयर इज नो इंडक्शन, या फिर ईएमएफ इज अनरिलेटेड टू फ्लक्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होते रहेंगे तो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है।
देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ऑसिलोस्कोप इज यूज टू डिस्प्ले विच टाइप ऑफ वेव्स। ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें बोल रहा है आप किस तरह की तरंगों को ये डिस्प्ले करता है यानी शो करता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, इलेक्ट्रिक वेव्स या हीट वेव्स। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी, दैट इज इलेक्ट्रिक वेव्स। ऑसिलोस्कोप जो होता है वो इलेक्ट्रिक वेव्स को डिस्प्ले करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसएचएम द रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप सभी ने फिजिक्स में पढ़ा होगा यूनिट यानी चैप्टर। तो ये किस पर डिपेंड होता है, इसमें जो फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड होता है, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, मास या फिर फ्रीक्वेंसी। तो एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए फोर्स का। तो फोर्स इज इक्वल्स टू, बेसिकली आपने पढ़ा होगा, माइनस के डॉट एक्स, जहाँ पर जो के होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली फिर बचा क्या, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड होता है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू। न्यूटन्स का पहला नियम जो है वो किससे रिलेटेड है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन से, इनर्शिया से, ग्रेविटी से या फिर मास से। तो करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज इनर्शिया से। ठीक है। फिर आते हैं 10th क्वेश्चन पे, इन विच डायरेक्शन आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेड फॉर स्टेडी करंट। जो स्थिर धारा की रेखाएं होती हैं, स्थायित्व की किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निरूपित करती हैं। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है नॉर्थ टू साउथ की तरफ, साउथ टू नॉर्थ की तरफ, आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, लेफ्ट टू राइट। तो करेक्ट आंसर होगा सी, आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर यानी केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है। फिर है, इफ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड ऑन R1 एंड R2 एंड द डिस्टेंस इज इंक्रीज, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑन द फोर्स। ठीक है, आपको दो चार्जेस दिए हैं, प्लस क्यू दिया है और माइनस क्यू दिया है। इसमें बोल रहा है कि अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहली बात तो हमें चार्जेस और डिस्टेंस और फोर्स इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले आपको यहाँ पे बेसिक इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपसे रिलेशन पूछ सकता है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेसिक ही चीज़ रहती है। तो आपको फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद ही होने चाहिए फिजिक्स में। ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल्स टू ए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर Q1 Q2 दो चार्जेस हैं अपॉन आर स्क्वायर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है। तो अगर हम बोल रहा है अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ से एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है फोर्स जो है वो घटेगा। इसीलिए इसमें जो ऑप्शन है डिक्रीज वाला वो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी, डिक्रीजेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है न्यूटन, वेबर, टेस्ला, हेनरी। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज वेबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट क्या होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज वेबर पर स्क्वायर मीटर। तो आपको ये टर्म्स याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन टिक करना है। अब यही सिली मिस्टेक हो जाती है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बाय चांस आपने जल्दी जल्दी में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया और उस हिसाब से आपने आंसर टिक कर दिया, तो आपका यही सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे और आप काफ़ी बच्चों से पीछे हो जाओगे रैंक में। ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स में कोई टफ चीज़ नहीं आती है, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें पूछी जाती हैं बेसिक सी, और यूनिट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सबकी यूनिट्स पता होनी चाहिए और आपको सबके फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज। अभी तक हमने देखा मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। अब यहाँ पे टर्म चेंज हो गया, पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की यूनिट क्या होगी। ऑप्शन है एम्पियर पर मीटर, टेस्ला, न्यूटन पर कूलम, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टेस्ला यानी कि बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेटरी मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वाइब्रेटरी जो मोशन होता है यानी जो कंपन गति है वो किसका एग्जाम्पल है, लीनियर मोशन का, रोटेटरी मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का या फिर इरेगुलर मोशन का।
तो करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर क्वेश्चन है, एट 0 डिग्री आइस फ्रीजेस बट वाटर डज नॉट बॉयल, व्हाट इज द रीज़न। मतलब ये कहने का है कि अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है तो उसमें जो पानी है वो बर्फ़ तो बन जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा, लेकिन उबलेगा नहीं, ऐसा क्यों, किसकी वजह से होता है। थर्मल कंडक्टिविटी, मास, प्रेशर या डेंसिटी। तो ये सब होता है दाब यानी प्रेशर की वजह से। ठीक है, इसको याद रखना, ये बेसिक सी चीज़ें और यही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तब भी पूछे गए थे, बहुत ही बेसिक्स थे और इनको अगर आप ठीक से थोड़ा कॉमन सेंस अपना यूज़ कर लोगे, आपने अपनी जो कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हैं, आपने थ्योरी, फॉर्मूला, यूनिट सब अच्छे से पढ़ी, तो आप सब कर लोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नीट लेवल के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर है, हाउ मैनी लॉज ऑफ मोशन आर देयर इन टोटल। सबको पता है कि लॉज ऑफ मोशन 3 होते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा सी। फिर है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड यूजिंग यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियोमीटर, यानी एक दिश विद्युत प्रभाव मिति में कौन सी भौतिक राशि मापी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, काइनेटिक एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमें सिंपल सी चीज़ एक याद रखनी है, पोटेंशियोमीटर नेम से आ रहा है पोटेंशियल, तो इसीलिए ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस को नापने में हेल्प करेगा, बस बेसिक सी चीज़। फिर है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्टोक्स फोर्स। स्टोक फोर्स का यानी स्टोक्स बल का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। अब काफ़ी बच्चों को इसके नाम के बारे में ही नहीं पता होता है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैंने बोला ना लेवल अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे। अभी लास्ट ईयर का पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है 22 और 23 के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा तो लेवल अपडेटेड होगा। अब ये टर्म काफ़ी बच्चों ने सुना ही नहीं था, लेकिन अगर आपने थ्योरी वगैरह पढ़ी होगी तो आपको फिजिक्स में ये टर्म मिला होगा। तो यही हेल्महोल्ट्ज़ जो कॉइल है, एक कॉइल होती है इलेक्ट्रिक करंट वगैरह में यूज़ की जाती है, तो इसका क्या स्पेशल फीचर होता है। प्रोड्यूसेस अ वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड, या फिर गिव ज़ीरो फ्लक्स, या प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या वर्क्स ओनली अंडर प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में ये हेल्प करती है। और हमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को ही चाहिए रहता है, तो अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो हम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का यूज़ करेंगे। इसको याद रखना, ठीक है, ये फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन था। फिर है, इफ़ 3 फोर्सेज एक्ट ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट पर अगर 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं एंड आर इन इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम पर हैं, विच लॉ डू दे फॉलो। तो कौन सा लॉ वो फॉलो करेंगे, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कूलाम्स लॉ, या फिर लॉ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, दैट इज लॉ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी संयुक्त बल का नियम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है इसीलिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को जो फिज़िक्स पोर्शन के क्वेश्चन थे वो शेयर किए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, बट फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और हो सकता है जो भी मैंने क्वेश्चन आपसे शेयर किए उनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हों जो रिपीट भी हो जाएं। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा और जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए उनको समझ के याद कीजिएगा। ऐसा नहीं कि रटना या ऑप्शन रट लेना है, ठीक है, क्योंकि इससे बेस्ड और भी क्वेश्चंस न्यू बन सकते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो उनको भी करेक्ट करोगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।